बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्सिंग रिसर्च के यूनिट 6 का लेक्चर नंबर 4 जो कि हमारे पास मेथोडोलॉजी के सेक्शन पे हैं, उसमें आज हम बेसिकली मेजरमेंट और डेटा कलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। अम, आज के हमारे लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ये ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारे पास जब हम सैंपलिंग सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, तो फिर उस सैंपल से हमने डेटा कलेक्ट करना होता है। इसी तरीके से जिस तरह हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह हमारे पास डेटा कलेक्शन का स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी दो तीन चीजें हैं। देखें, डेटा कलेक्शन ही वो स्टेप है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। अब अगर डेटा कलेक्शन के स्टेप में आपके से कोई गलती हो जाती है, या जो कि फॉर्म आप फिल करते हैं जिस पे आपने डेटा रिकॉर्ड करना है, जिसको हम क्वेश्चनर कहते हैं, टूल भी कह सकते हैं, सर्वे फॉर्म भी कह सकते हैं, तो अगर उसमें कोई गलती है या वो सही तौर पे उस कॉन्सेप्ट को मेजर नहीं कर रहा, उसके बारे में डेटा सही नहीं उठा रहा, तो इसका मतलब यह है कि आप जितने लोगों का डेटा लेंगे वो गलत डेटा लेंगे। अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन उसमें पुट करेंगे तो आप गलत इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। और यही जब हम कोई गलत बात कलेक्ट कर लेते हैं और गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आगे पहुंचाते हैं, तो चूंकि हम एनालिसिस भी गलत बात का करते हैं, तो रिजल्ट भी हमारे पास सही नहीं निकलते। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी पढ़ना होता है। ठीक है। अब एक इंटरनल वैलिडिटी या एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते किसे हैं, इसको समझने से पहले आप बायस के कॉन्सेप्ट को समझें। बायस जो है वो, जिसको हम उर्दू में सिंपल अगर हम लफ्जी तर्जुमा करें तो तासुब को कहते हैं। और अगर हम इस्तिलाही मतलब इसका लें, तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ में फ़र्क करें, मतलब जो असल चीज़ होती है उसको आप उतनी वैल्यू ना करें, जो कि गलत चीज़ होती है वो आपसे हो जाए जानबूझ के या नादानिस्ता तौर पे। Biasness is the degree to which study findings are influenced by the presence of systematic error. बायसनेस का मतलब यह है कि जब हमारे रिजल्ट में कोई ऐसी गलती हमसे हो जाए जो कि हमारे अपनी किसी स्टेप की वजह से हो, वो और उसको हमने अवॉइड नहीं किया हो, उसको बायसनेस कहते हैं। रिसर्च में ये स्टडीज में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि हमसे बायसनेस ना हो। तो कुछ बेसिक बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन बाइस। इंफॉर्मेशन बाइस, इंफॉर्मेशन का मतलब मालूमात। अब वो जितना भी आपके पास डेटा होता है या मालूमात होती है, उससे मुतल्लिक जितनी भी बाइस होती है उसको इंफॉर्मेशन बाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पार्टिसिपेंट से डेटा लिया, उसने आपको एक बात बताई, आपने उस वक्त उसको फॉर्म में फिल नहीं किया, आपने कहा ये फॉर्म मैं बाद में फिल कर लूंगा, और थोड़ी देर बाद आपको उसकी बात भूल गई कि यार इस क्वेश्चन का जवाब मुझे पार्टिसिपेंट ने क्या दिया था। तो ये रिकॉल बायस हो गया कि मतलब अगर आप उसको अभी फिल करेंगे, हो सकता है वो बात उस मरीज ने वैसे नहीं बताई हो, या जो जवाब वो वाला नहीं था जो उसने बताया हो। तो जब आपकी मेमोरी और मरीज के जवाब में आपको शक पड़ जाए और वो याद ना आ रहा हो, तो उसको रिकॉल बायस कहते हैं। ये मैं बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूं। दूसरा है विश बायस। विश बायस का मतलब यह है कि रिसर्चर या डेटा कलेक्ट करने वाला जब अपनी विश पे आंसर सेलेक्ट करे, मरीज उसको बताए कि उसका पेन स्केल जो है वो 5 का है, आप मरीज से पूछें कि अभी आपको कितना दर्द हो रहा है, वो बोले 5, आप दिल में आपके बात ये जहन में आ जाए कि इस तरह तो बहुत सारे मरीजों ने 5 का नंबर बताया है, तो अगर इस मरीज का भी मैं 5 लिखूंगा, तो हो सकता है ये मेरी स्टडी में जो पेन स्किल की सिवियरिटी मैं जज कर रहा हूँ किसी डिजीज के साथ, तो उसमें मसला आ जाए, तो आप उसको साथ कर लेते हैं खुद ही। इसको कहते हैं विश बायस। मतलब रिसर्चर अपनी विश पे जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है। ये फैब्रिकेशन में भी
आता है या फॉल्सिफिकेशन में। तीसरा है सरोगेट बायस। सरोगेट बायस का मतलब यह है कि आप किसी पार्टिसिपेंट से या किसी मरीज से पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी एज कितनी है, तो अक्सर लोग हमने देखे होंगे ऐसे कि उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं होती। तो वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो अनएजुकेटेड थे और मुझे नहीं पता था कि मेरी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन मेरी एज 40 साल की है। तो आप लिख लें, 40 साल लिख लें, मेरे भी आप कोई भी डेट लिख लें, लेकिन बस इतनी कोई उम्र है मेरी। तो आप जब उसके बिहाफ पे डिसीजन लेके वहाँ आंसर सेलेक्ट करते हैं मरीज को देखते हुए कि ये एस्टिमेटेड कितनी एज का दिख रहा होगा, चूंकि आप सरोगेट का रोल अदा कर रहे हैं, उस पार्टिसिपेंट की बिहाफ पे आप आंसर चूज कर रहे हैं, नियर आंसर, तो इसको कहते हैं सरोगेट बायस। सो इसमें भी आपसे गलती हो सकती है। ये तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो बायसनेस होती है डेटा में वो हो गई। अब एक और मेजर टाइप है बायस की, उसको कहते हैं सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस में वॉलेंटियर बायस वो होती है जिसमें आ, आप जब पार्टिसिपेंट को इंटरवेंशन या कंट्रोल ग्रुप में डालते हैं या आप उनको कैटेगराइज करते हैं, तो वहां पे आपको पता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको आइडिया है कि ये मरीज कंट्रोल ग्रुप में होना चाहिए, आप उसको इंटरवेंशन में डाल देते हैं, या मरीज को आप इख्तियार दे दें कि वो किस में जाना चाहता है, तो वहां पे वॉलेंट्री बायस आ जाता है। यानी पार्टिसिपेंट की असाइनमेंट स्टडी में उस जगह पे हो जाती है, उस ग्रुप में हो जाती है जहां पे नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर होगी तो वहां पे बायसनेस आएगी। एक और है नॉन रिस्पॉन्स बायस या फॉलो अप बायस, जिसको हम ड्रॉप आउट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्च ऐसी है जिसपे आपने मल्टीपल स्टेजेस पे डेटा कलेक्शन करनी होती है, कि फॉर एग्जाम्पल आप आज एक मरीज आया और आपने जो है ना वो फॉर एग्जांपल एक एनवीडी की पेशेंट है, जिसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो आप उनका जो स्टडी कर रहे हैं कि आम तौर पे फीमेल्स जो है, जो अगर कोई एनवीडी ही हो लेकिन उनके बेबी की पोजीशन ब्रीच हो, या जो है उनको माइनर कट लगा हो, या कोई इनका एंटीनेटल केयर नहीं हुआ हो, सो इन केसेस में वो फीमेल्स उनका जो फंडस साइज है या फिर उनका जो यूट्राइन वो जो कॉन्ट्रैक्शन है या जो वापस नॉर्मल होता है आफ्टर द डिलीवरी प्रोसेस, आप उसको मेजर करना चाहते हो कि कितने अरसे में फीमेल्स जो है वो अपने नॉर्मल उस पे उनकी नॉटमिकल जो होती है वो आ जाती है। तो राइट आफ्टर डिलीवरी आप एक बार उनका जो है वो एग्जामिनेशन और असेसमेंट करते हो और देखते हो कि फंडस साइज क्या है। फिर आप जो है वो फॉलो अप पे, फर्स्ट फॉलो अप पे देखते हो जो एक हफ्ते बाद आफ्टर डिस्चार्ज होता है। फिर आप सेकेंड फॉलो अप पे देखते हो जो 14 डेज आफ्टर डिस्चार्ज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको कहते हैं फॉलो अप डेटा कलेक्शन, जो हम बार बार लेते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे, सेम ही मरीज बार बार आता है और हम डिफरेंट स्टेजेस पे उनका डेटा कलेक्शन करते हैं। सो वो केसेस जिसमें आपने मरीज को राइट आफ्टर डिलीवरी उनका डेटा ले लिया और जब वो डिस्चार्ज हो गए तो पहले फॉलोअप पे आए ही नहीं, जो दिन थे 5वें दिन आए नहीं, 10वें दिन आए, तो वो तो जाहिर सी बात है, तब आप अगर आप बेशक उनका फॉलोअप फर्स्ट है लेकिन जब आप उनका डेटा लेंगे तो वो बायस्ड होगा। इसी तरीके से हो सकता है कि वो फर्स्ट उस पे ना आए 5वें दिन पे, बल्कि वो 14 डे पे आ जाए, तो आपने तो आफ्टर डिलीवरी और 14 डे पे तो डेटा कलेक्शन कर ली लेकिन बीच में नहीं हुआ। सो इसमें आपके पास एक जो फॉलोअप है उसका वो जो है वो मिसिंग है, तो इसको हम कहते हैं नॉन रिस्पॉन्स बायस या फॉलो अप बायस, या इन सिंपल वर्ड ड्रॉप आउट भी इसको कहते हैं। इस तरह के केसेस में हमारे पास डेटा इनकम्प्लीट हो जाता है, जो कि एनालिसिस में हमें मसला करता है। सो ये तो हो गई इंटरनल वैलिडिटी, कि एक स्टडी के अंदर, किसी भी रिसर्च स्टडी के अंदर हमने जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड, डेटा रिलेटेड या पार्टिसिपेंट रिलेटेड जो
अलग अलग डेटा होता है, या एक ही मरीज के डेटा में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएं, या एक ही मरीज के डेटा में हमारे पास मिसिंग आ जाए, या एक मरीज ऐसा या पार्टिसिपेंट जो कि एक ग्रुप में होना चाहिए था और वो दूसरे ग्रुप में आ गया जहां पे वो सही तौर पे एडजस्ट नहीं हो रहा, तो ये स्टडी के अंदर की कमजोरी है। इसीलिए हम इसको इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं कि स्टडी अपने वजूद के अंदर, एक रिसर्च अपने वजूद में अपने अंदर कितनी जो है वो पावरफुल है, कितनी इंटैक्ट है, इसको इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो है एक स्टडी हो गई उसको हम बाकी पॉपुलेशन पे या सिमिलर पॉपुलेशन पे किस हद तक अप्लाई कर सकते हैं, इसको एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। इट कंसर्न्स इन्फ्रेंसेस अबाउट द एक्सटेंट टू विच द स्टडी रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड। एक स्टडी गुजरांवाला में हुई, क्या वो जेहलम की आबादी में डेंगू के कंट्रोल पे गुजरांवाला में हुई, क्या वही स्टडी डेंगू के कंट्रोल के हवाले से जेहलम डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल है? तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कैसी है, उनके डेमोग्राफिक्स कैसे हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थे, क्या एजुकेशन सोशियो इकोनॉमिक सारे बैकग्राउंड सेम थे। तो अगर एक स्टडी जो है वो अपनी तरह जो सेम पॉपुलेशन होती है उसमें एप्लीकेबल है तो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, अगर नहीं है तो नहीं होती। और एक्सटर्नल वैलिडिटी को हम किस तरीके से इन्हांस करते हैं कि हम सैंपल सेलेक्ट करते हुए या सेटिंग चूज करते हुए, एक तो पॉपुलेशन से हम सैंपल उस पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन में लें कि अगर हमने गुजरांवाला में जो स्टडी की है उसमें से जो हमने पॉपुलेशन से सैंपल लिया है वो अब यही सैंपल को अगर हम जेहलम के पॉपुलेशन के साथ मैच कर लें तो वो मैच हो रही है। एक ये चीज कि मतलब आपके पास सैंपल मैचिंग हो। दूसरा सेटिंग का मतलब यह है कि जो इनके डेमोग्राफिक्स होते हैं, एजुकेशन सोशियो इकोनॉमिक, रोजगार, जिंदगी कैसे गुजारते हैं, कोई सेम कल्चर है, सेम रिलीजन है, इस तरह की चीजें अगर मैच हो रही है तो आप उस स्टडी को जनरलाइज कर सकते हैं। और एक और तरीका एक्सटर्नल वैलिडिटी को बढ़ाने का यह है कि आपके पास सैंपल साइज बड़ा हो। अगर आपने आमतौर पे 200 लोग सेलेक्ट किए हैं तो आप 400-600 लोग आपने सेलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद जो है आपके पास डेटा रिच हो जाता है, काफ़ी रिच डेटा आ जाता है जो आप रेप्लिकेट कर सकते हो। या फिर आपके पास सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो इतनी स्ट्रांग हो, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से कोई सिस्टमैटिक या रैंडम सैम्पलिंग या जो क्लस्टर सैम्पलिंग है रैंडम तरीके से, तो वो चूज की हो। तो अगर आपका सैम्पलिंग टेक्निक इन्हेंस्ड है, स्ट्रांग है, या सैंपल साइज ज्यादा है तो आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी होती है। मतलब एक ही स्टडी को आप दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डीएचक्यू साहिवाल में अगर कोई स्टडी हुई है तो वो क्या जो हमारे पास सियालकोट का डीएचक्यू है वहाँ पे वो रिप्लिकेट हो सकता है, या सेम रिजल्ट वहाँ भी अगर हम उसके प्रैक्टिस को अप्लाई करें तो मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। ये बेसिकली एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाती है। जब भी हम आते हैं अपने डेटा मैनेजमेंट की तरफ कि हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि डेटा बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक हो। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी आईडी कार्ड का नंबर या आपके मोबाइल का नंबर या इस तरीके से आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो डेटा होता है वो आम तौर पे लोगों को अवेलेबल हो। इसी तरीके से जब हम रिसर्च करते हैं तो हम बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं, हम बहुत पर्सनल डेटा भी कलेक्ट करते हैं, और चूंकि वो विद कंसेंट होता है तो वो एप्लीकेबल या अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ जो है उस रिसर्च में या उस रिसर्चर तक जो है वो होना चाहिए। बाहर आम लोगों को वो ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं होना चाहिए जिससे उस पार्टिसिपेंट की पहचान हो सके। इसीलिए जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं
तो हम डेटा कलेक्शन में ये ख्याल रखते हैं कि हमारा डेटा प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो, जिस टॉपिक या जिस कॉन्सेप्ट के बारे में डेटा कलेक्ट करें सिर्फ उसी को मेजर करें, सिस्टमेटिक हो, एक ख़ास तरीके से हो, कुछ खास क्वेश्चन हमने पहले से बनाए हों। अगर हम लाइकर्ट स्केल पे करें तो उसके जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 4 उसके आंसर होते हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन के कुछ खास आंसर भी पहले से दिए गए हो, या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हम रिसर्च के हवाले से कलेक्ट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं वो स्पेसिफिक हो एंड रिलेटेड हो टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, और जो हमने हाइपोथेसिस बनाया होता है रिसर्च का उससे मैच कर रहे हो या उसके हवाले से रिलेटेड हो। जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो देखें डेटा हम मुख्तलिफ चीज़ों से कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से, और उसमें सबसे मेन चीज़ हमारे पास होती है स्टडी वेरिएबल्स की। तो ये स्टडी वेरिएबल हमारे पास डिफरेंट तरीकों से मेजर होते हैं। इसमें एक है ऑब्जर्वेशन के जरिए, जैसे हम लेबॉर्ट्री में या फील्ड विजिट पे जाते हैं और हम सराउंडिंग ऑब्जर्व करते हैं, या लेबॉर्ट्री में कोई स्लाइड ऑब्जर्व कर ली या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ऑब्जर्व कर ली, तो जो हमारे सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मरीज को हमने देख लिया, मरीज का जो ऑब्जेक्टिव डेटा है जैसे उसका हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वाइटल साइंस वगैरह जो हम कार्डिक मॉनिटर से ले सकते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशंस कहलाती है। फिर एक तरीका है जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू, जैसे आपने देखा है टॉक शोज हो गए जिसमें सवाल होता है, सामने जवाब दिया जाता है, इंटरव्यूज होते हैं। इस तरह मरीज से जब हम सब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन करते हैं तो वो इंटरव्यूज कहलाते हैं, इससे भी हमें इंफॉर्मेशन या डेटा मिल रहा होता है। तीसरा जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनर, जो हम पेशेंट से फॉर्म फिल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसकी एजुकेशन, इसी तरीके से प्रीवियस कोई ड्रग हिस्ट्री है, कोई इस तरीके से प्रीवियस मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं या नहीं, प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है, हॉस्पिटलाइजेशन हुई है या नहीं, मैरिड है या अनमेरिड है, बच्चे कितने हैं, काम क्या करते हैं, अर्निंग कितनी है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम एक क्वेश्चन, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में एक फॉर्म पे कलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं क्वेश्चनर। या एक मरीज से अगर हम पूछ लें कि अगर मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्द जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो 10 है, और बिल्कुल दर्द नहीं है, तो वो इसका मतलब है कि वो दर्द ज़ीरो है। तो आप अभी मौजूदा जो आपको दर्द हो रहा है वो कितना है, तो वो एक स्केल पे आपको बताएगा कि मेरा अभी पेन स्केल जो है वो 5 है या 6 है। तो इस तरह जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं स्केल के थ्रू, कोई ख़ास नंबर हमें देता है एक पैमाने पे, तो उसको हम स्केल कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम डेटा कलेक्शन करते हैं रिसर्च में। जब हम डेटा कलेक्शन कर लें तो हमारे पास फिर इस डेटा को हमने एनालाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने 100 लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया, तो हम सेम वेरिएबल वाला डेटा एक जगह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 100 मरीज हैं तो 100 मरीजों की एज जो है 1 बाय 1 लिख ली, फिर उन सब एज को प्लस करके डिवाइडेड बाय 100 कर लिया, तो हमारे पास मीन एज आ गई। फिर इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी उसका मालूम कर सकते हैं। या जो है हमने उनका पेन स्केल देखना है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में अगर हम कहें कि 100 में से 50 मरीजों को पेन था, और फिर हम दोबारा उसको परसेंटेज कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो हम बोलें कि 25 मरीज ऐसे थे जिनका 5 से कम पेन था ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, और 100 में से हमारे पास जो है वो 15 ऐसे पेशेंट थे जिनका 5 से ज़्यादा था, बाकी जिनका 3 था, 4 था, इस तरह एक रेंज हम दे के उसको वो कर लें। तो इस तरीके से जैसे स्टेटिस्टिक की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं, और उसमें मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई करके या एनालाइज करते हैं और उससे मतलब निकालते हैं, तो उसको हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो उस डेटा को अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जब हम मोल्ड करके उसमें से हम अपनी मकसद की बात निकालते हैं, तो उसको हम उस स्टेप को डेटा एनालिसिस कहते हैं। तो जब हमारे पास डेटा एनालिसिस हो जाए तो उसका हमारे पास बेसिकली एक मतलब भी हम समझाते हैं लोगों को। डेटा चूंकि हमने कुछ वेरिएबल को प्लस किया होता है, कंबाइन किया होता है, कुछ कॉलेक्ट किया होता है। पेन स्केल को जैसे हमने मरीजों को तो सिंपल करके दे दिया कि 0 to 10 में से आप एक नंबर बता दें, और फिर हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि अगर 0 से 4 तक हैं तो वो मिल्ड पेन है, अगर 4 से
7 तक है तो वो मॉडरेट है, और अगर 7 से 10 तक है तो वो सिवियर पेन है। तो हमने अपने लिए पेन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मरीज के लिए किसी कैटेगराइजेशन में हमने उनको नहीं डाला, लेकिन मरीज ने हमें एक नंबर दे दिया, तो हम अब उस 100 मरीजों का पेन जो है वो उन कैटेगरीज में डाल के, जब हम कहें कि 100 में से 35 मरीज ऐसे थे जिनका पेन जो है वो मिल्ड था, 25 जो है मॉडरेट थे, और इसी तरीके से हमारे पास बाकी जो 40 पेशेंट थे वो सिवियर पेन में थे। सो ये हमारे पास जब हम इस तरह का एक कैटेगराइजेशन करके डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और उससे एक रिजल्ट निकालते हैं, उस रिजल्ट को लोगों तक बताने के लिए आसान अल्फाज का चुनाव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ये हम किस तरह करते हैं कि हम रिजल्ट जो डेटा एनालिसिस से हमारे पास सामने आते हैं उसको एग्जामिन करते हैं, उससे कंक्लूजन निकालते हैं, और उन कंक्लूजन में फिर हम देखते हैं कि क्या अब हमारे फील्ड के हवाले से इसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, हम इस डेटा को किस तरीके से अपनी फील्ड की बेहतरी के लिए या अपने केयर प्रैक्टिसेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से उस डेटा की जो फाइंडिंग्स हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं तो वो मरीजों के लिए कितने अहम हैं, हॉस्पिटल के लिए और बाकी पॉपुलेशन में हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जनरलाइजिंग द फाइंडिंग एंड सजेस्टिंग फर्दर स्टडी, हम ये भी कह सकते हैं कि हमसे अगर हमारी स्टडी में कोई कमी बेशी रह गई है तो आगे की स्टडी में हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि ये करनी चाहिए या नहीं।